इस चैप्टर में आज हम समझेंगे कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज ये जो चैप्टर है किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर की आज से शुरुआत कर रहे हैं हम। इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे कि त्रिभुज क्या है, फिर समझेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या है और फिर समझेंगे कि सर्वांगसम क्या है। अक्सर बच्चा इन्हीं सब चीज़ों में फेल हो जाता है कि समरूप का उसको अर्थ ही नहीं पता होता है, और पता भी होता है तो ना जाने वो सही सीख रहा है या फिर वो गलत सीख रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि समरूप का मतलब क्या है। देखिएगा ध्यान से, समरूप का मतलब ये हो गया कि दो ऐसी आकृतियां जिनका रूप कैसा हो, समान हो। वो छोटे बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका रूप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर इन दो मार्कर को देख लीजिए। इनका जो रूप है वो क्या है, समान है। इनका जो रूप है वो क्या है, समान है। तो क्या ये जो आकृतियां दिख रही हैं, क्या ये आकृतियां समरूप हैं? जी हाँ, ये आकृतियां समरूप हैं। अब बात ये उठती है, क्या ये आकृतियां सर्वांगसम भी है? तो बिल्कुल ये आकृतियां सर्वांगसम भी हैं, क्योंकि हर तरफ से इनके सभी अंग क्या हैं, समान है। तो एक बात यहाँ से पता चलती है कि जो चीज़ समरूप होगी, जो चीज़ समरूप होगी वो सर्वांगसम हो या ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सर्वांगसम है वो समरूप जरूर होगा। जो सर्वांगसम है वो समरूप जरूर होगा, क्योंकि उसके सभी अंग क्या हैं, समान है, तो उसका रूप भी क्या होगा, समान होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, फिर तो हमें अपने बोर्ड पे लिखना ही है। देखिए ध्यान से, एक डब्बा आप ये देख सकते हैं और एक डब्बा आप ये देख सकते हैं। इन दोनों को देखें तो दोनों के दोनों जो हैं इनका रूप क्या है, रूप क्या है, एक जैसा है। इनका जो रूप है आप देख सकते हैं, इसमें भी 6 फेस हैं, 6 हमारे क्या हैं, भाग हैं, और इसमें भी क्या है, 6 तरफ से ही होगा। इसका मतलब इनका रूप तो समान है, लेकिन इनके अंग समान नहीं हैं। तो ये समरूप तो हैं पर सर्वांगसम नहीं है। समझ गए बात को? तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ सर्वांगसम हो, जो चीज़ समरूप हो वो सर्वांगसम ही हो, लेकिन जो सर्वांगसम होगी वो समरूप जरूर होगी। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले समझते हैं कि समरूप क्या होता है, फिर मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के समरूप लिखेंगे, किस प्रकार के सिंबल्स का यूज़ करेंगे। ये सब आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास है। इस क्लास में हम त्रिभुज को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि समरूप क्या है। देखिए, समरूप वो होगा जिसमें आकार, बहुत ध्यान से समझिएगा, सर्वांग सम। ठीक है, तो पहले सर्वांगसम को समझते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आकार और एक होता है आकृति। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों का अर्थ तो एक ही है। जी नहीं, आकार का मतलब होता है साइज और आकृति का मतलब होता है शेप। शेप और साइज ये दो अलग अलग वर्ड हैं, तो आकार और आकृति भी दोनों अलग अलग ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको दिखाया था तो इनका शेप भी एक जैसा था, इनका साइज भी क्या था, एक जैसा था। लेकिन आपने इस डब्बों को देखा, इन डब्बों को देखा तो इनका शेप क्या है, एक जैसा है, बट साइज इनका इक्वल नहीं है। ये एक छोटा दूसरा बड़ा है। समझ रहे बात को? तो सर्वांगसम जो भी होगा उसमें इनका आकार भी सेम होगा और इनकी आकृति भी सेम होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ समरूप होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ समरूप होगी उसमें उसका आकार, मतलब कि आकार सेम ना हो तब भी कोई बात नहीं, इसका मतलब ये सेम नहीं हो, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी आकृति है वो एक समान होनी चाहिए। अगर आकृति सेम नहीं है तो फिर वो समरूप नहीं हो सकता। एक बात तय हो गई कि सर्वांगसम में शेप और साइज दोनों एक इक्वल होने चाहिए, लेकिन समरूप में आकृति हमारी एक जैसी होनी चाहिए। आकार एक जैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है समरूप और सर्वांगसम का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक उदाहरण के थ्रू इसे हम समझते हैं और एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक त्रिभुज नहीं, एक सर्कल बनाया। एक ये सर्कल हो गया और एक ये बड़ा सा सर्कल हो गया। इस जो सर्कल की मतलब, सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त।
और एक ये बड़ा सा बनाया, इसकी त्रिज्या आपने 3 सेंटीमीटर ले ली और इसकी त्रिज्या आपने 4 सेंटीमीटर ले ली। अब आप इन दोनों को देखिए ध्यान से, ये जो 3 सेंटीमीटर वाला है, देखिए इस क्लास के बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज चुटकियों में कर लेंगे। कैसे, अभी ध्यान दीजिएगा बस। ये त्रिभुज देखें, ये हमारा सर्कल देखें और ये देखें, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों समरूप हैं, क्योंकि ये भी गोल गोल ऐसे है और ये भी गोल गोल ऐसे है। ये समरूप है पर सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इनकी त्रिज्या 3 है और इनकी त्रिज्या 4 है। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक वर्ग बनाया और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर आपने ले ली। कितने सेंटीमीटर? 3-3। और आपने एक छोटा सा वर्ग बना दिया, इसकी त्रिज्या आपने 1-1 इसकी जो है दूरी आपने 1-1 सेंटीमीटर ले ली। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इधर मेरा बड़ा वाला वर्ग बना है, कौन सा? ये वाला, और जो आपका उधर छोटा वाला बना है, ये दोनों के दोनों समरूप हैं। दोनों के दोनों समरूप हैं क्योंकि इनका रूप क्या है? एक जैसा है। लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि सभी अंग इनके समान नहीं है। उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा आपको कि समरूप और सर्वांग सम का मतलब क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि इन समरूप और सर्वांग सम में एक पहली एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसी के थ्रू कर लेते हैं पहली एक्सरसाइज। अब पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को समझेंगे। पहली चीज आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी और लिखा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। और पहला लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, लिखा है सभी वृत्त। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? बताइए। अभी अभी उदाहरण बताया कि सभी वृत्त, इसका मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये समरूप होंगे, सर्वांगसम तो नहीं हो सकते ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया? समरूप होंगे। सो पहले का आंसर क्या लिख लोगे आप? पहला होगा आपका समरूप। कोई डाउट किसी को? क्योंकि एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है ना। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो पेशेंस रख के पढ़ना होगा। टाइम दीजिए खुद को अगर कुछ सीखना है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लेकर परेशान थे, मुझे सर कोई चैनल बता दीजिए अच्छा सा जिसमें मैथ्स अच्छी पढ़ाई जा रही हो। अरे अपना चैनल है ना, यहीं से पढ़ो ना आप, सब कुछ मिलता है यहाँ। ठीक है, अब ये समरूप हो गया। दूसरा देखो जरा ध्यान से, उन्हें लगता है नहीं मैं बस साइंस पढ़ा रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सभी वर्ग, अभी अभी बताया था सभी वर्ग, कोई एक छोटा हो सकता है कोई वो एक बड़ा हो सकता है। जैसे कि देखो, एक ये वर्ग बनाया मैंने, ये छोटा है, और ये क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया। लो सही नहीं बना क्या? ये मैंने कैसा बना दिया? बड़ा बना दिया। तो ये दोनों जो वर्ग आप देख रहे हो क्या है? दोनों के दोनों क्या है? समरूप ही तो है ना। तो दूसरे का आंसर भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक, दूसरे का भी आंसर समरूप। अभी मैं लिखना सिखाऊंगा आपको, ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आज के पहले आपने कभी सीखी नहीं होगी। पहले इनको ख़त्म तो होने दो, फिर आगे देखो क्या करें। सभी, फिर डैश है, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक लिखा है समद्विबाहु और एक लिखा है समबाहु। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ऐसे बनाया और एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया। इसकी भुजा एक है, इसकी दो है और दो है। तो ये क्या होंगे? ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। सर्वांगसम तो नहीं हो सकते ना। तो ये है कैसे? समबाहु। तो इसका मतलब क्या होगा? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरे का भी आंसर मिल गया। तीसरे का क्या हो गया बताओ? समबाहु। अब सवाल ये उठता है कि समद्विबाहु क्यों नहीं होगा? समद्विबाहु क्यों नहीं होगा सर जी? समद्विबाहु इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु है, ध्यान से सुनिएगा, अगर समद्विबाहु है, देखिए ध्यान से, ऐसे हो गया सो ऐसे हो गया। ठीक, अब आपने इसकी 1 सेंटीमीटर ले ली, 1 सेंटीमीटर ले ली, 2 ले ली, ये समद्विबाहु हो गया। अब आपने इसकी 2 ले ली, इसकी 2 ले ली और आपने इसकी 3 ले ली, तो क्या होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज का नियम कहता है कि इनका अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 1/2, 1/2 और 2/3, तीनों कहाँ बराबर हैं? 1/2
1/2, 2/3 तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए ये समरूप नहीं है। समझ गए। लेकिन अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समबाहु वाले में 1/2 और 1/2 और 1/2 सब बराबर थे। समझ गए बात को, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी इसको आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, ये आया टॉपिक, यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण हमारे कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है समान पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, और दूसरे वाले में लिखना है समान, और उसके बाद क्या लिखना है, समानुपाती। ठीक है, तो समान या बराबर आप लिख सकते हो, ठीक, बराबर, और उसमें क्या लिख सकते हो, समानुपाती। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या दीजिए, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब अलग अलग उदाहरण दीजिए। क्या बोला गया है, बोला गया है समरूप आकृतियां। ठीक है, क्या लिखा है, समरूप आकृतियां। आपको सब स्क्रीन पर क्वेश्चन ये दिख रहे होंगे, समरूप आकृतियां। अब देखिए ध्यान से, समरूप में क्या बना सकते हो, पहला क्वेश्चन तो एक हम लोग कह सकते हैं ये कैसा, छोटा त्रिभुज और ये एक बड़ा त्रिभुज, तो दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, दो समबाहु त्रिभुज। क्या लिख सकते हो, दो समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। फिर क्या लिख सकते हो, दो वर्ग, तो वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और लिखना चाहो दो वृत्त लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अभी देखो कह रहे हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, मतलब जो समरूप ना हो, उसको जरा ध्यान से समझो। जो समरूप ना हो तो उसका पहला देखो क्वेश्चन, क्या लिख सकते हो, एक वर्ग व एक वृत्त। अब इसे समझते हैं, एक आपने वर्ग बना दिया और एक वृत्त बना दिया, क्या ये समरूप है, नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, इनका रूप समान नहीं है। सो कह सकते हो कि एक वर्ग और एक वृत्त ये क्या है, समरूप नहीं है। ठीक, समझ गए। फिर देखो एक त्रिभुज व एक वर्ग, ऐसे लिख सकते हो। लो, एक त्रिभुज बना दिया और एक वर्ग बना दिया, क्या इनके रूप समान है, नहीं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है इतना। अभी आगे क्वेश्चन देखो, पूछा है निम्नलिखित, जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, बोला है कि ये समरूप, लिखिए समरूप है या नहीं। पहला क्या लिखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन डायग्राम आपको दिख गया होगा। अब पूछा गया ये समरूप है या नहीं। ठीक है, आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा है, उस पहले डायग्राम में देखिए वो थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, कुछ मिला के ऐसे बना हुआ है, ठीक, ऐसे। और जो दूसरा वाला है वो आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक, वो आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब दिक्कत इस बात की है कि इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब इसमें कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, पर यहाँ पर कोण 90 डिग्री क्या है, नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, यह दोनों समरूप नहीं है, नहीं है। अच्छा, रीजन क्या बताओगे, क्योंकि इनके संगत भाग समान नहीं है, या संगत भाग की जगह पे संगत कोण लिख दीजिए। इनके संगत कोण क्या नहीं है, समान नहीं है, क्योंकि एक का 90 है, दूसरे का 90 क्या है, नहीं है। समझ गए बात को, तो ये क्या है, हमारे समरूप नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इस तरीके से ये हमारा जो है, क्या कह सकते हैं हम, कि ये एक्सरसाइज 6.1 मेरी अब हो गई है समाप्त। अब हम लोग समझ लेते हैं कि समरूप त्रिभुजों को कैसे लिखा जाता है, ऐसी चीज जो कभी नहीं सीखी होगी आपने। ठीक, देखिए एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। ठीक, इसका नाम आपने ए लिखा, इसका नाम आपने बी लिखा और इसका नाम आपने सी लिखा।
इसका नाम आपने P लिखा, इसका Q लिखा और इसका क्या लिखा R। ये आपने लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा आपने 60 डिग्री और मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया 60 की जगह पे 80 डिग्री, 110 हो गए, तो यहाँ पे आपका हो गया 70 डिग्री। और इस तरीके से यहाँ आपने 70 लिखा और यहाँ आपने 30 लिखा और यहाँ आपने 80 लिखा। अब आपसे कोई बच्चा पूछता है कि सर जी बताइए त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा। अब आप लटक गए, आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। देखो A बोला गया है तो A के बराबर 80 है, तो इसका मतलब R के सामने 80 है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले होगा A होगा R के बराबर, तो ये R हो जाएगा पहले। समझिए बात को, इसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए अभी 30 लिखा है और यहाँ 30 है, B वाला P के बराबर है तो RP लिखोगे, और उसके बाद C वाला Q के बराबर है, तो इसका मतलब RPQ लिखोगे। त्रिभुज ABC RPQ क्या होगा, समरूप होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसके लास्ट वाली, इसका ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो वीडियो आपने अभी देखा है इसके माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि एक्सरसाइज 6.1 आपने कैसे किया। अभी तो शुरुआत है, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसे बताए जाएंगे कि आप चुटकियों में उन क्वेश्चंस को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज ABC को RPQ क्यों लिखा गया और क्यों इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें करना चाहिए। अभी इस वीडियो को समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ, और ये वीडियो अभी आप सेकंड इसके बाद तुरंत देख लीजिए, जस्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।